नाम डॉक्टर अनीसुर रहमान है और मैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मरगला हिल्स नेशनल पार्क्स के हिसाब से तो काफ़ी छोटा पार्क है, क्योंकि इसका टोटल एरिया जो है ना वो तकरीबन 175 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से हमारी जो मरगला हिल्स की जो पहाड़ी का सिलसिला है इसमें ये सिर्फ 120 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। असूली तौर पे तो जब ये नेशनल पार्क बना था 1979 में, तो फौरी तौर पे एक बोर्ड बन गया। बोर्ड का मकसद ये होता है कि एक तो काम करने वाला स्टाफ मौजूद होता है, फिर उनकी एक सरपरस्ती होती है जिसमें कोई साइंटिस्ट होते हैं, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जिन लोगों ने नज़रसानी की होती है, जिनका एक्सपीरियंस होता है बहुत सालों का निज़ाम चलाने में। बाकी जो चलने वाले लोग हैं इसमें वो तो है यहाँ के वाइल्ड लाइफ गार्ड्स हो गए, वाइल्ड लाइफ के अफसरान हो गए, फॉरेस्ट का गार्ड हो गया, वो तो काम करेंगे, मगर उनको डायरेक्शन कौन देगा, किस डायरेक्शन में इस पार्क को लेके जाना है फॉर द फ्यूचर, ये बोर्ड का काम होता है। फिर साइंसदान जो है प्रोफेसर जेड.बी. मिर्ज़ा हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे साइंटिफिक कमेटी के मेंबर हैं, वो साइंसी तौर पे इसकी जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करके बताते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो फिर जो प्रोटेक्शन की टीम है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, वो फिर उन मसलों को हल करती है। फॉर एग्जांपल ये कि सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो ये है कि जंगल की कटाई होती है और हमेशा से होती चली आ रही है। इसको किस तरह रोका जाए, नंबर 1। नंबर 2, जंगली जानवरों का जो है ना चोरी होना यहाँ से, या उनको मारे जाना, यानी कि शिकारी आके काम करते हैं, इसको मैनेज करना, नंबर 2। नंबर 3, इंक्रोचमेंट, ठीक है नहीं। इंक्रोचमेंट मीन्स कि जो लोग यहाँ जिनकी पुराने घर थे वो कुछ अपने घरों को बढ़ाते हैं। फिर यहाँ इंस्टीट्यूशनल इंक्रोचमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ गोल्फ कोर्स बन गया है, एक क्रिकेट का स्टेडियम बनने लगा था। तो इस किस्म की चीज़ें, दीज आर इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये कोई एक शख्स नहीं करता, मगर ये हुकूमत पाकिस्तान खुद इजाज़त दे के एक इंस्टीट्यूशन इसको ला के खड़ी कर देती है और यहाँ नुकसान पहुँचाती है। तो हर 5-10 साल बाद इसी तरह की जगह देते रहे तो पार्क बचेगा ही नहीं। फिर इसके अलावा हमारे जंगलों में इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं, यानी कि वो पौधे जो यहाँ के, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो हर इलाके की अपनी वेजिटेशन होती है, मगर अगर आप उस पर नज़र ना रखें तो गंदी बूटियाँ जो होती हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं, जो कि इंसानों के साथ, जिस तरह इंसानों का इस जंगल में रास्ता बनता है, उसके साथ जंगली बूटियाँ भी आती हैं। अगर आप उसको काबू नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द एक जहर फैलाती हैं, तो नॉर्मल जो दरख्त और झाड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म होती जाती हैं और ये फैलती जाती हैं। तो इस वक्त तकरीबन 15 से 20% मरगला हिल्स नेशनल पार्क इन्वेसिव स्पीशीज़ की नज़र हो चुका है। और हम हर साल को थोड़ा बहुत एरिया जो है ना रिकवर करते हैं, मगर अभी भी तकरीबन ये अगला 10 साल का प्रोग्राम अभी बनेगा, ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ला के जैसे फिर ये साफ़ होगी तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खुद ब खुद वापस ऊपर आ जाती है। मेरा नाम मुहिबुल्लाह नवीद है और मैं WWF पाकिस्तान और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ पिछले 3 सालों से मुंसलिक हूँ। कैमरा ट्रैप बेसिकली एक डिवाइस है जो हमें जानवरों की मूवमेंट के बारे में बताती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मारगला हिल्स नेशनल पार्क है, यहाँ पर ट्रेलों पर दिन के टाइम अमूमन अंधेरे से पहले बहुत लोगों का आमद रफ्त होता है और जंगली हयात वो उस टाइम पर बाहर आने से गुरेज करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी मैमल स्पीशीज़ हैं, मतलब ममालिया जानवर जो हैं, वो रात को बाहर आना पसंद करते हैं। तो हम लोग उन्हें स्टडी करते हैं जानवरों को कि उनकी मूवमेंट किस तरह होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से इलाके में है, मतलब वो कौन कौन से इलाके में मौजूद हैं। जैसे कि मिसाल मैं आपको गुलदार के देता हूँ, जिसे तेंदुआ भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में कॉमन लेपर्ड कहते हैं। हमारे नेशनल पार्क में कॉमन लेपर्ड मौजूद है, हम उसे शायद दिन में ना देख सकें, तो हम लोग कैमरा ट्रैप एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके अंदर मोशन सेंसर लगा हुआ होता है कि जो भी चीज़ उसके सामने से, जो भी जानवर उसके सामने से गुजरेगा, चाहे वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो, उसकी फुटेज बन जाएगी और उसे वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन के हवाले से। और हमें दूसरा शिकारियों का उसे पता लग सकता है कि यहाँ से कोई शिकारी अगर गुजरे तो उसकी हमारे पास डिटेल्स आ जाती हैं और फिर हम अपनी प्रोटेक्शन मेजर्स उसके हवाले से लेते हैं। तो ये पूरी दुनिया में कैमरा ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं और आजकल पुराने ज़माने में रिसर्च टेक्निक्स कुछ और थी और आज टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ जो है चेंजेस आई हैं और उसमें कैमरा ट्रैप एक बहुत यूज़फुल डिवाइस है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हेल्प करती है।
कैमरा ट्रैप के लिए जो साइट सिलेक्शन है वो बेसिकली हम लोग पहले साइन सर्वे करते हैं, जिसके तहत हम जो उन रास्तों का इंतखाब करते हैं जहाँ से जानवरों का गुज़र होता हो, और उससे का हमें इस तरीके से पता लगता है कि उनके जो पाँवों के निशान हैं या जानवरों के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे तेंदुआ जो है वो मार्किंग करता है, अपने इलाके को मार्क करता है, उसके हम लोग जो है निशानात देखकर और जो ट्रैक होता है उससे हम लोग उस पर कैमरा ट्रैप लगाते हैं। और कैमरा ट्रैप तकरीबन 3 हफ्तों के लिए लगाया जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइम है। उसके बाद उससे जब हम रिट्रीव करते हैं तो हमारे पास उसमें डाटा जो आता है उसे फिर हम लैपटॉप के थ्रू कॉपी करके उसे व्यू करते हैं, और फिर हमें उसमें जो भी डाटा मिलता है उस पर हम पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा जानवर मौजूद है। और फिर सीजनल चेंजेस का पता लगता है कि कौन सा जानवर कौन से मौसम में ज़्यादा नज़र आ रहा है, कैमरा ट्रैप में उसकी मूवमेंट डिटेक्ट हो रही है। इस तरीके से ये काम करता है। वाइल्ड लाइफ का जंगल में रहना जो है ना, उसका जो वक्त है वो रात का टाइम होता है। तो रात को तो हम उनको देख ही नहीं सकते, तो उनको देखने के लिए फिर कैमरा ट्रैप लगता है। उसमें इंफ्रारेड लगा होता है, यानी कि वो बग़ैर उस जानवर को डिस्टर्ब किए हुए ऐसी रोशनी, ऐसी इंफ्रारेड लाइट फेंकता है जो कि उसको तंग नहीं करता, मगर उसको कैमरा पकड़ सकता है। अभी हमें पिछले ये 2-3 हफ्तों में हमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मिली है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ हमारे इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब लेपर्ड पाया जाता है, और ये एपेक्स स्पीशीज़ है, यानी कि जहाँ पर लेपर्ड पाया जाता है इसका मतलब है इसके नीचे के जितने भी जानवर हैं उनकी हिफाजत हो रही है। उनकी हिफाजत होगी तो लेपर्ड आएगा। तो ये हमारे लिए, मतलब हम समझते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा ताज हमारे सर पे होता है किसी भी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जब उसके पास एक हाई लेवल की स्पीशीज़ मौजूद हो। तो हमारे पास लेपर्ड की 2 फैमिलीज़ मौजूद हैं। ये प्रेडिटर होता है जिसको प्रेडिटर कहते हैं। अब जो प्रे है इसका वो बार्किंग डियर है, इस पर वाइल्ड बोर है। तो ये सारी चीज़ें ये कितनी मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है ना कैमरा ट्रैप में हम देखते हैं इनको। इसमें जो है ना वो लोमड़ियाँ हैं, गीदड़ हैं, इसमें पेंगोलिन्स हैं। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को बहुत सारा सहारा और बहुत सारी मदद हमें WWF पाकिस्तान से मिला। उन्होंने हमसे एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन शेयर की जिसको कहते हैं साइबर ट्रैकर। अब ये साइबर ट्रैकर एक सेल फ़ोन पे एक ऐप होता है, ये डाल दिया जाता है। उसकी वजह से हमारा स्टाफ जब अपने जॉब पे निकलता है, अपने काम पे निकलता है, तो हमें हर वक्त उन पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती। वो एप्लीकेशन से हमें पता लग जाता है कि बंदा किधर किधर अपनी नौकरी पे करने गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये बताता है कि उसने उस ड्यूटी के दौरान क्या कुछ देखा, उसकी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन वो तस्वीर लेता है, वो एक शेयर होती है, वो फिर शाम को हमें मिल जाती है। ना सिर्फ जानवर बल्कि परिंदे जो है ना, जो नज़र आएँ या ना आएँ, मगर उनकी आवाज़ से हमें पता लग जाता है कि हमारे पार्क में उनकी मौजूदगी है। उनका गाना होता है, उनकी आवाज़ होती है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन जब वो उस एप्लीकेशन में डल जाती है, उस फ़ोन में डल जाता है, तो वो मैच हो जाता है उस आवाज़ से जो मौजूद है, और हमें पता लग जाता है कि हमारी पार्क में कौन कौन से नए परिंदे आ रहे हैं या जा रहे हैं। और हमें इसी तरह उनके देखने की, हमारे गार्ड की वजह से हमें पता लगे नई तितलियां जो पहले मौजूद नहीं थी वो आ गई हैं, छोटे मैमल्स थे वो आ गए हैं, परिंदे जो पहले नहीं थे वो आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नई जो पिछले 60-70 साल में नहीं देखी गई हैं, वो हमें पता लग रही है इन एप्लीकेशंस की वजह से। जब इंसानों की तादाद बढ़ती है तो अपने साथ वो बहुत सारे मसले भी लेकर आता है। और एक बहुत बड़ा मसला हमारे जो नेशनल पार्क्स में वो ये है कि वो कचरा फैलाते हैं बहुत, चाहे वो पानी की बोतल हो, चाहे वो चिप्स का पैकेट हो, और चाहे वो च्युइंगम का पैकेट हो। तो छोटे छोटे से लेके बड़े खाने के पैकेट, ये बेइंतहा हमारे ट्रेल्स के ऊपर इनकी मिकदार पाई जाती थी। तो हमने ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इसको रोकने की कोशिश की, मगर हमने देखा कि हर शख्स जो है वो, हमारे गार्ड्स के साथ यही झगड़ा होता है कि जी मैं तो बड़ा समझदार हूँ, आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं वापस लेकर आऊँगा, मगर उसके बावजूद इतना कचरा होता था। तो अब हमने अपने ट्रेल्स पे हमने कानून के बोर्ड लगा दिए कि इस कानून के तहत आपको रोका जा रहा है, जिसकी वजह से आप कोई भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक की चीज़ को आप फेंक सकें, इस्तेमाल करें और फेंक सकें, उसके हमारे पार्क में ले जाने की इजाज़त बिल्कुल मना हो चुकी है।
यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उनसे हम प्लास्टिक पैकिंग में जो भी चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल पैकिंग में जो भी वो चीज़ खाने पीने की लाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। उनको बताते हैं कि ये चीज़ें जो है इस नेशनल पार्क में ले जाना मना है। ऊपर लोग फेंक के आते हैं, जो लिटरिंग करके आते हैं प्लास्टिक बैग्स वगैरह, तो फिर उनसे हीट की वजह से आग लगने का भी ख़तरा होता है और उसके बाद जानवर खाते हैं तो वो भी फिर इसकी वजह से वो मरते हैं। कुछ शहरी हैं हमारे साथ जो तावन करते हैं, अच्छे हमारे साथ चलते हैं। कोई ऐसे बंदे हैं जो बाज़ औक़ात बदतमीज़ी करते हैं, बहुत बुरा जो है ना सलूक करते हैं आगे से, पर हमारी नौकरी है, बर्दाश्त तो करनी पड़ती है। हम खुद जाते हैं, कचरा उठा के लाते हैं, कोई चला भी जाए। और कोई शहरी ऐसे भी हैं जो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं और वो भी हमारे साथ कचरा ले के आते हैं। दूसरा जो मसला था लोगों का, एक तो उनको पकाने का शौक़ होता है, इसके दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान ये होता है कि जंगल में आप आग लगाते हैं, आप चले गए पीछे वो आग चलती रही तो जंगल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हमने मरगला हिल्स नेशनल पार्क में हमने कुकिंग के एरियाज़ और कैंप साइट बच्चों के लिए पार्क से के बिल्कुल हद के साथ रखे, जो कि पार्क के बाहर है। और हम अब लोगों को कहते हैं कि आप अगर कुकिंग करना चाहते हैं, आप खाएँ पिएँ इधर और फिर जाके सैर करके वापस आ जाएं, मगर आप खाने की चीज़ें ना पका सकते हैं पार्क के अंदर और ना लेके जा सकते हैं। हमारे नेशनल पार्क में एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत का है। पाकिस्तान में 8 इकसाम के कछुए पाए जाते हैं मीठे पानी के, 4 सॉफ्ट शेल हैं और 4 हार्ड शेल स्पीशीज़ हैं। और कछुए जो हैं उन्हें तमाम जानवरों में से बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं, जिनमें इलीगल ट्रेड एक बहुत बड़ा मसला है। लोग उन्हें पकड़ते हैं, कुछ लोग उन्हें गोश्त के तौर पे फ़रोख्त करते हैं और कुछ लोग उन्हें शौकिया रखते हैं। तो कछुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में ये रोल है कि वो पानी को साफ़ करते हैं। वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल फ़िल्टर बनाए हुए हैं जो आपका जो गंदगी है पानी के अंदर उस पर फीड करते हैं और आपकी मछली के लिए पानी को साफ़ करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता सारे कछुए पानी से आप निकाल दें या ख़त्म हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि वो पास नहीं होगी जो हम लोग खाते हैं। तो कछुओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी रिसेंटली हमारे टीम ने ऑपरेशन करके एक नायाब नस्ल का काले धब्बों वाला कछुआ पकड़ा, जिसका IUCN में वल्नरेबल स्टेटस है, जिससे मुराद कि वो एक बहुत नायाब कछुआ है। और अभी हम लोगों ने उसे क्वारंटाइन के लिए रखा हुआ है ताकि उस हैबिटेट के साथ दोबारा मानूस किया जा सके और उसे दोबारा वाइल्ड में रिलीज़ किया जा सके। तकरीबन 1.5 महीना पहले जब एक ट्रैकर जो कि वॉक कर रहे थे पार्क में, उन्होंने एक हिरन का बच्चा देखा। अब वो हिरन का बच्चा अपनी माँ के नज़दीक ही था, मगर उसको पैदा हुए हुए चंद घंटे हुए थे सिर्फ। तो उसने देखा और समझा कि ये शायद अपनी माँ से बिछड़ गया है और अभी अंधेरा होने का टाइम है, ये तो रात को शिकार हो जाएगा। उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया। जब आप एक बच्चे को माँ से जुदा कर देते हैं तो वो बच्चा जो है ना अपने तौर तरीके, अपने रहने का तौर तरीका वो भूल जाता है, क्योंकि ये चीज़ें सारी उसकी माँ उसको सिखाती है। हमने उस दिन उससे हमें ला के दे तो दिया, हम इतने परेशान हुए, हम हर रोज़ उसके बाद अगले दिन सुबह, उसके अगले दिन सुबह, सारा दिन हमारा स्टाफ उस हिरन के बच्चे के साथ बैठता था कि शायद इसकी अम्मी वापस आ जाए इसको लेने। और हमें रात को आवाज़ आती थी मगर वो नज़दीक नहीं आती थी, वो डर के मारे। तो अब वो बच्चा हमारे पास है और अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब हमने उसके लिए ख़ास एक केज बनाया है जो कि नेशनल पार्क के अंदर है, उस इलाके में जहाँ ये हिरन आता है, जहाँ बार्किंग डियर आता है। अब हमने पहले तो हम उसको दूध पिलाते रहे, मगर अब इसने घास खाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब अब ये जंगल में जाने की काबिलियत रखता है कि ये खुद रह सकेगा। मगर तब भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता लगे कि ये अपने दूसरे हिरन के साथ मुंसलिक होकर रहने का तरीका समझता है तो फिर छोड़ सकते हैं। तो अभी हम उसको यहाँ ले आए हैं और अब हम देखेंगे कि सुबह के टाइम जो है ना, जब हिरन आता है, बड़े हिरन आते हैं, तो वो अगर इसको पहचान के अपने साथ रखने की सहूलत रखते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रिलीज़ करेंगे, वरना अनफॉर्चुनेटली इसकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो पिंजरे की रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे जानवर यहाँ आ जाते हैं जो हमारे इलाके के हों या ना हों, मगर उनको कहीं और से जंगल से पकड़ा जाता है और फिर उसको पब्लिक के लिए नाच ड्रामे के लिए उसको ले जाया जाता है। मसलन रीछ की एग्ज़ाम्पल ले लें आप। हमने पिछले 2 सालों में यहाँ से 3 रीछ पकड़े हैं और इन रीछों को पकड़ के हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हुकूमत की, वहाँ पर बलकसर में इनको वहाँ भेज दिया जाता है। आप बंदर देखते हैं, इंतहाई जुल्म हुआ है। आप समझते हैं ना कि जब ये आपको ये बंदर वाला
डिगडिगी बजा के आपको सलूट करता है, इसका मतलब है उसके सर पे इतने डंडे मारे जाते हैं ना कि वो इस तरह करता है अपने सर के लिए, तो आप समझते हैं कि मुझे सलूट कर रहा है। कोशिश करें इन लोगों को बिल्कुल कोई भी जानवर परिंदा आपको नज़र आए, ये याद रखें कि जब ये जंगल से निकाला जाता है तो इसका जंगल का निज़ाम ख़राब होके तब ये निकाला गया है। इस चीज़ को प्रमोट कभी न करें, चाहे वो मैना हो, चाहे वो तोता हो, इनका बहुत कारोबार होता है, और चाहे वो बंदर हो, चाहे वो रीछ हो, कुछ भी हो, कोशिश करें कि इनको आप ना इनकरेज करें, क्योंकि ये जितनी आप इनकरेज करेंगे इतना ये वाइल्ड से मज़ीद इन चीज़ों को निकाला जाता है। इन जानवरों और इन परिंदों का हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। मसलन मैं बंदर का मिसाल दे दूँ, देखें जब ये एक जगह से एक फ्रूट को खाता है, या तो कुछ फ्रूट वहाँ गिरेगा, उसके नज़दीक गिरेगा तो वो नया पौधा पैदा हो जाएगा, वरना उसके पखाने में जब उसकी बीज गिरती है वो वहाँ से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाएगा। तो इसी तरह जंगल में दरख्तों के, ख़ासकर फ्रूट बेरिंग ट्रीज़, क्योंकि जानवरों ने भी कोई चीज़ खाना ही होता है ना, तो ये आपके घर वाले खाने तो मिलते नहीं उनको, तो ये घर जंगल में जो फ्रूट का दरख्त उसका फ्रूट खाता है, जितने ये फैलाव इनका होगा उतनी वाइल्ड लाइफ मौजूद होगी। और क्योंकि ये जंगल में रहने के बजाय ये सड़कों के किनारे आ जाते हैं कि जी लोग हमें खाना खिलाएंगे, और उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। हालांकि हर जगह ये बोर्ड रखे जाते हैं और लिखा जाता है कि प्लीज़ अगर आपने कोई जंगली जानवर को खिलाना मना है, मगर फिर भी लोग शौक़ से समझते हैं जी भूखा जानवर है, मगर अब ये समझें कि आप उस जानवर की सेहत को ख़राब कर रहे हैं। इस साल पाकिस्तान में बहुत नुकसान हुआ डेंगू की वजह से, बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया हुई। और डेंगू का जो मच्छर है वो फैलता है, जब तक उसको खड़ा हुआ पानी नहीं मिलेगा तो वो फैल नहीं सकता। अब हमारे पार्क में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी पानी चल रहा है और खड़ा है, तो इन तालाबों में बहुत सारे कीड़े, छोटी मच्छियाँ, मेंढक के बच्चे, ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना, ये उसके अंडे और बच्चों को खाती हैं। तो जब आप उन जगहों को इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे और उनके अंदर जो रहने वाले जानवर और छोटे मेंढकें होंगी और जो छोटी मच्छियाँ होंगी, जब उनको ख़त्म कर देंगे तो मच्छर ही मच्छर होगा, और मच्छर जब फैलेगा तो डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा। इन सारी चीज़ों का, क्योंकि जो निज़ाम है ना, अगर आप निज़ाम में एक चीज़ को तोड़ेंगे तो दूसरी चीज़ की मिकदार बढ़ती, ये सेल्फ कंट्रोल होता है। क्लाइमेट चेंज हैज़ कम, ये बीमारी आ चुकी है, ये नहीं कि वो आने वाली है, ये आ चुकी है। अब क्या ये इंसानियत को ख़त्म करेगी एक दिन या नहीं करेगी, ये अगले चंद साल बता देगी। दिस इज़ ए वर्क फॉर द प्लानर्स, और सियासतदानों ने देखना है कि हमारे मुल्क, हमारे आइंदा आने वाले बच्चे जो है ना, वो किस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। मगर मेरे नज़रिए में को ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ आर वेरी वेरी सीरियस, ये इशू आ चुका है, और अगर हमने बहुत कुछ ना किया अगले चंद सालों में, मतलब निज़ाम ना बदला, तो देयर इज़ अ डिज़ास्टर इन द फ्यूचर। अब एक हॉकी जो है, जो सबसे नेसेसरी चीज़ है, हर चीज़ से पहले हमें हॉकी खेलने के लिए हॉकी चाहिए। वो आजकल के दौर में जो हल्की से हल्की हॉकी होगी ना, वो 5 से 6 हज़ार रुपये की हॉकी है, ठीक है। और जब महंगी से महंगी की तरफ जाऊँगा, अभी मैं यूरोप गया हुआ था, जब वहाँ जाके मैंने हॉकी का रेट पढ़ा तो मैं दंग रह गया। वो 350 यूरोज़, जो 50,000 को टच कर रहा है पाकिस्तानी, ठीक है। एक अच्छा इक्विपमेंट, एक अच्छी हॉकी कैसे एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, जिसके घर की जो है मंथली सैलरी 9-10 हज़ार रुपये उसका बाप
अर्न करता होगा या 20,000 करता होगा, वो अपने बेटे को हॉकी तो नहीं लेके दे सकता, बाकी बच्चों का पेट तो नहीं काट सकता, वो अकेडमी प्रोवाइड करती है। फिर शूज़ आ गए, हम अच्छे से अच्छे शूज़ इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हॉकी जो शूज़ है, जो ग्रिपर है, वो एटलीस्ट 10 से 12,000 रुपये का, जो पिछला मॉडल होगा, एडिडास हो गया या डीटा हो गया या कोई भी हो गया, वो परचेज़ करते हैं हम। फिर हॉकी जो गोलकीपिंग किट है, सबसे महंगा इक्विपमेंट है राइट नाउ, तकरीबन 2.25 लाख रुपए पाकिस्तानी, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। जो हॉकी गियर है वो इरफान भाई ने उनसे कॉरस्पॉन्डेंस की भी है, और हमारे हर बच्चे के पास ओबो के गियर्स हैं, जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उसकी प्राइस क्या है। और माशाल्लाह इस टाइम मेरे पास 7 जो है मेल गोलकीपर्स हैं, एक पाकिस्तान करंट खेल रहा है, एक यूथ खेल चुका है, एक अभी बैकअप स्कॉट हुआ था जो उज़्बेकिस्तान के साथ टीम होती है उसमें खेला है, एक माड़ी गैस में खेल रहा है, और 2 फीमेल्स हैं, उन दोनों के पास भी ओबो के गेयर हैं। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि ये तकरीबन अगर 10 का है तो तकरीबन 30 लाख तक का तो यही मामला बन गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी पूरी करने के लिए मुश्किल तो बहुत आती है, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला उसमें हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। गोलकीपर किट जो है वो इस वक्त 3 लाख रुपए की हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ओबो कंपनी जो न्यूजीलैंड की हमें वो फ्री किट देती है। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको तस्वीरें भेजी अपने गोलकीपर्स की पुरानी किटों से, तो उन्होंने कहा यार हम आपको सपोर्ट, पहले उन्होंने बोला जी हम आपको 50%, मैंने बोला भाई 50% तो हम एक 10% नहीं दे सकते आपको अब, लेकिन उन्होंने हमसे डील है, उन्होंने हमें फ्री देते हैं हर साल, जिस वक्त ज़रूरत हो पुरानी किट की तस्वीर भेजते हैं, वो हमें नई किट भेज देते हैं वहाँ से। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टोटली चीज़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, उनके सॉक्स, उनके शूज़, उनके शिन पैड, उनकी हॉकी स्टिक्स, उनके गेयर, उनकी गोलकीपिंग गेयर्स, उनकी जो है पहनने वाले इक्विपमेंट, अभी सर्दियाँ आएंगी, उनके ट्रैक सूट्स, ये सब डार हॉकी अकेडमी प्रोवाइड कर रही है। जो हम यूरोप टूर पे जाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1.5 करोड़ का खर्चा है वो, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर बच्चे को। फिर कोशिश होती है हमारी, हमें कोई अच्छी चीज़ें मिल गई फंडिंग तो हम बच्चों को शॉपिंग वगैरह के लिए भी वहाँ पे दें और वो अपनी कोई चीज़ वगैरह ले सकें। पूरी दुनिया में आपको इस मॉडल पे हॉकी की कोई एकेडमी नज़र नहीं आएगी। अगर आप यूरोप में हॉकी खेलना चाहते हैं ना, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनको क्लब को 300-400 यूरो पर मंथ देना पड़ेगा हॉकी खेलने के लिए, और फिर इक्विपमेंट खुद खरीदना पड़ेगा। अगर आप क्रिकेट की एकेडमी अपने बच्चे को लेके जाएंगे या फुटबॉल की मॉडल टाउन में खिलाने ले जाएंगे तो आपको 10 से 12,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, और फिर किट भी खरीदनी पड़ेगी। और ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स है, और इस सबसे महंगी स्पोर्ट्स को पाकिस्तानी लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग पैसे दे रहे हैं। हम तो टूल्स हैं ना, लेकिन पीछे तो पाकिस्तानी लोग ही हैं ना जी। ये दुनिया में बहुत बड़ी कौम है पाकिस्तान की कौम, और ये ट्रांसपेरेंट चीज़ें अगर आप रखें, आप इनको साथ लेके चलें, हर बात इनको बताएं। आज के दौर में अगर आप इनको ईमेल और व्हाट्सएप पे रखें और अपनी हर बात इनसे शेयर करते रहें। और हमें आज तक हमें नहीं याद कि हमने कभी हॉकी खरीदी होंगी, लेकिन बहुत कम। हम एक फ़ोन करते हैं सियालकोट में ग्रेज को, डीटा को, मलिक को, जिसको भी फ़ोन किया, नेक्स्ट डे भट्ट साहब के पास हॉकियाँ पहुँच जाती हैं। सो ये बहुत बहुत अजीम लोग हैं पाकिस्तानी। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। जो हमारे साथ जितने भी लोग, दानिश कलीम है मेरा हेड कोच, वकास है, इजाज़ है, इससे पहले और भी लोग, इरफान भट्ट है, मैं खुद हूँ, कुछ अंपायर्स हैं, 1 रुपया सैलरी के मद में, नॉट अ सिंगल पैनी इनमें से कोई बंदा मेरे से ना तकाजा करता है ना लेने को तैयार है। अगर मैंने कभी कहा भी है ना कि यार ये कुछ पैसे इस किटी में पड़े हैं, आप लोग आपस में बांट लो, तो इन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द टीम आई हैव। अल्लाह ने इतनी मेहरबानी मेरे पे की है कि ऐसे साथी मुझे दिए हैं जो कि सिर्फ इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हॉकी से मोहब्बत करते हैं। हॉकी स्किलफुल गेम है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हमारी इनकी स्किल के ऊपर काम करना है। स्किल में आपकी पासिंग स्किल्स, आपकी रिसीविंग स्किल्स, आपकी एलिमिनेशन स्किल्स, गोलकीपर एंटायरली डिफरेंट शोबा है, उसकी जो है वो डिफरेंट स्किल्स हैं। फिर हॉकी अब टोटली साइंस हो गई कि आप जो है टैक्टिकल ज़्यादा हो गए, टेक्निकल से ज़्यादा टैक्टिकल हो गए। अगर आप यूरोपियंस को देखेंगे ना, उनकी जो ये सारी हॉकी एजुकेशन, हॉकी की तैयारी वो 8-9 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ बच्चा खेलना शुरू करता है हॉकी जब वो मैट्रिक पास करता है, तो कहता है मैं एडमिशन ले लूँ कॉलेज में, तो मुझे कहीं एडमिशन मिल जाएगा फ्री, तो वहाँ से खेलना शुरू करता है। अब पहला गैप तो 8 साल का ये आ गया यहाँ पे।
फिर वो बचपन से उनको पासिंग, रिसीविंग और मूवमेंट सिखा रहे हैं। हम अभी भी ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, एक्चुअली हम पब्लिक हॉकी खेलते हैं, एलिमिनेशन, वाह जी वाह, बच्चे ने डॉज मारा, क्या बात। अब हमें वहाँ पे डॉज बहुत अच्छी चीज़ है, अब वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ हमें इसको बताना है कि बेटा पासिंग, रिसीविंग और बाकी स्किल्स कितनी ज़रूरी है, हमें जगह बनाना कितना ज़रूरी है। अब यूरोपियन और हमारा सिर्फ यही फ़र्क है, हमें एक प्रॉब्लम आ गई बॉल वॉचिंग की। क्यों? हर बच्चा चाहता है कि हम बॉल लेकर ट्रैवल करें, डॉज मारें। अब हम यहाँ पे उस चीज़ को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ला के कि बेटा ये जो एलिमिनेशन से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं बॉल रिसीविंग, बॉल पासिंग, हमारी जगह बनाना, हमारी डिफेंडिंग स्किल्स। मेरा नाम इकरा इकबाल है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। कायद-ए-आज़म गेम्स हुए थे, उसके बाद मैं इधर आई थी, तब से सर वकास मुझे कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से सिलेक्ट किया था। बेसिकली हमारे जो ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन डाइट्स वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए हमें मिलेंगी तो हम बाहर जाके अपना मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। और ये होता है कि यहाँ के मेरिट के बेस पे चूज़ नहीं किया जाता। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मेरिट के बेस पे जब चूज़ करेंगे, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, दैट्स व्हाई वो वेल परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा नाम फ़ाइका रियाज़ है, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा मैंने अपना स्पोर्ट्स का करियर 9th क्लास में स्टार्ट किया। बेसिकली मेरी फ़र्स्ट गेम हॉकी थी और सेकंड एथलेटिक्स थी, लेकिन अब मेरी फ़र्स्ट गेम एथलेटिक्स हो गई है और सेकंड गेम हॉकी। एथलेटिक्स में आगे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, हॉकी में लेस्को, फेस्को, इनकी टीमें अलग अलग नहीं बनती, इंटर यूनिट नहीं होते हैं लड़कियों में। लेकिन जब एथलेटिक्स है उसमें लेस्को, फेस्को, मैपको, गैपको, इन सब की अलग अलग टीमें बनती हैं और इसमें जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक मेडल पे प्रमोशन मिलता है। इसमें इवेंट ज़्यादा हैं, 100, 200, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसमें डिफरेंट इवेंट्स हैं, इसमें प्रमोशन ज़्यादा जल्दी होती है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसके घर वाले कहते हैं कि यार कमा के लाओ, वो इशू जो है ना नौकरी का, वो कवर नहीं हो रहा। जब तक इशू ये नौकरी नहीं बच्चों को मिलेगी, अच्छी नौकरी, ये नहीं है 20-25 हज़ार पहले, ये पाकिस्तान का कलर लगना कितने, इसकी कम से कम एक बच्चे, क्योंकि इसने जब बाहर खेलता है पाकिस्तान का झंडा लगा होता है इधर, इतनी शान है पाकिस्तान प्लेयर की, और जॉब्स कोई नहीं है। इस तरह नहीं काम चलना। पाकिस्तान स्क्वॉश, क्रिकेट, हॉकी और स्क्वॉश जो रूल कर रहा था पिछली कई दहाइयों से, और स्नूकर 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हमारे पास थी, आज एक भी नहीं है। और भारत उस इरा में उनके पास जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन होता था ना, वो एक सिख होता था जो अपनी मूंछों से ट्रैक्टर खींच रहा था, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन हुआ क्या, स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन कैसे आई, उन्होंने IPL से स्टार्ट लिया, अपनी क्रिकेट लीग से। दुनिया पे जा रहे थे, मैं हेड कोच था, 2 दिन पहले तक पैसे नहीं थे कि हम लोग टिकटें खरीद सकें। तो ये आप अपने मुल्क में ये हमारा हाल हो रहा है। इस पस्ती पे हम जा चुके हैं कि अपनी नेशनल गेम को हम सपोर्ट नहीं कर सक रहे, एक गेम को। जब हमारे पास ग्लोरी थी, हमने उसके बाद काम नहीं किया। ताकत के नशे में, एक ग्लोरी के नशे के हम गोल्ड मेडलिस्ट, हम उसमें ही रहे, हम उससे बाहर नहीं आए। बाकी दुनिया काम करती रही। हम अभी भी कह रहे हैं कि वो हॉकी वही पुराना स्टाइल है, 2-4 को डॉज मार लें, वो ऐसा नहीं चलेगा। हमें उन सारी चीज़ों को, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा जो दुनिया मीट कर रही है। 2008 तक चले थे, हॉलैंड आती थी यहाँ पे खेलने, कोरिया आती थी, इंडिया हमारे से तरसता था सीरीज़ के लिए, सीरीज़ होती थी पहले, जर्मनी आता था, वो हमसे सीरीज़ लेते थे। अब पिछले 12-14 साल या इससे भी ज़्यादा से हमसे खेलने को तैयार ही कोई नहीं। अब तो हर जगह खेलने के बाद में क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है। पहले तो लोगों में बुलाते थे कि यार पाकिस्तान से खेलना एक शान होती थी, पाकिस्तान प्लेयर को देखना एक शान होती थी। कौमी खेल तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ हमारा, क्या करें, शौक़ है, ये शौक़ है बस।
हम खुद तो नहीं प्लेयर बने, इनको बनाएंगे। ना इनको खाने को कुछ है। ये प्लेयर को खुराक चाहिए। हम तो अब तो थोड़ा खाना देते हैं इनको, सब्जी या बड़ा कीमा, बस फल तक तो नहीं देते हम। इतना महंगा कहाँ से देगा? हम खुद नहीं फल खाते रोज़ घर में, इन बच्चों को कहाँ से खिलाएं? इनकी ज़रूरत है रोज़ दूध, फल, अच्छी खुराक। तो कि आखिरी दम ऊपर है।